नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विद्यारंभ। हाँ, तो जैसे कि बच्चों आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पोस्टमार्टम। आज खत्म कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल्स को, ये लास्ट क्लास होने वाली है। हमने इससे पहले वाले क्लासेस में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सब कुछ सीख लिया है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे कराऊंगा क्लास में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। बच्चों अब करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आप बताओगे? इसमें तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? जब तक आपको आइडेंटिटीज ही नहीं पता तब तक आप आंसर भी नहीं बता पाओगे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आइडेंटिटीज एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको आइडेंटिटीज ही नहीं पता, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यूब देख के समझिए ए क्यूब बी क्यूब तो आना है, बस इतना पता लग रहा है आपको आइडेंटिटीज कुछ भी मालूम नहीं है। ये एक्चुअली में मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, मैं इसको ऐसे ना लिख के पहले मेरे को इसको पकड़ना है, इसको नहीं सॉरी इसको और इसको पकड़ना है मेरे को 1/216 को। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो 27 है किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। और जो 216 है ना वो किसका क्यूब होता है? पता 6 का क्यूब होता है। वो 6 का, ये 3 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो क्यों ना मैं 27 के जगह पे 3 क्यूब लिखूं और 216 के जगह पे मैं 6 क्यूब लिखूं। माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये लिखा हुआ है। हाँ। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं सिंगल क्यूब लगाऊंगा दोनों के ऊपर, एक टर्म के ऊपर एक क्यूब काफी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाली फील आ रही है मेरे को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली फील आ रही है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं a माइनस बी, चलो इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब होता क्या एक्चुअली में? अगर 3p का 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब में करता तो होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब कि 9p स्क्वायर इंटू b का मतलब 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a क्या है हमारा? a हमारा 3p है इंटू 1/6 स्क्वायर होगा ना, 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर होता है 1/36। तो ये बच्चों 3 2 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9/2 पी स्क्वायर। और ये हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 1/4 पी प्लस 1/4 पी। और यहाँ पे इस जो चीज लिखी है मैंने ऊपर, ये एग्जैक्टली सेम चीज 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो एग्जैक्टली यही तो चीज है। मिल तो गया। इसका मतलब जो हमने माना है यहाँ पे एकदम सही माना है। ये एक्चुअली में 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब जो यहाँ से लिखा हुआ था ऐसे, ये किसका फॉर्मूला है? यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है। ये एक्चुअली में 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। ये एक्चुअली में ये किसके बराबर आया? 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब के बराबर आया। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके 3 फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, और तीनों फैक्टर्स सेम है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये हमारा उसी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? कंडीशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है हमें कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला फील आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना 27 लिखा है, 27 दिखे, कहीं 4 दिखे, 9 दिखे, तो उसको स्क्वायर या क्यूब में बदल दिया करो, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो 27 को मैं क्या लिखूंगा? 3x का होल क्यूब लिख दूंगा इसको मैं डायरेक्टली, प्लस y क्यूब प्लस z का होल क्यूब। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आता है, माइनस 3 इंटू a क्या है यहाँ पे? 3x इंटू y इंटू z। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 9xyz। तो एक्चुअली में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला ही है। एक्चुअली में होता क्या है वो? ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? x प्लस y प्लस z, a प्लस b प्लस c, मतलब कि यहाँ पे 3x प्लस y प्लस c, फिर 3x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab
तो 3xy हो जाएगा 3xy माइनस BC YZ हो जाएगा माइनस ZX 3xz हो जाएगा। खत्म, निकाल दिए फैक्टर्स भाई, निकाल दिए, दो फैक्टर्स आ गए। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया इसको। हाँ ठीक है, बट सर अगर इसमें कंडीशन आएगी तो फिर एस का आंसर रहेगा 3x³ + y³ + z³ = 9xyz। कंडीशन ऐसे नहीं होती। कंडीशन क्या होता है मैं बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। कंडीशन जो बार बार कंडीशन कर रहे हैं, कंडीशन क्या है? वो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब अगर मैं बोल रहा हूं ना ये 0 के बराबर है, मैं बोल रहा हूं कि a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। ये 0 कब हुआ होगा? ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, ये हुआ ज्यादा हो गया ना, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा। ठीक है, अब अगर ये 0 है, a + b + c 0 है, तो ये पूरा का पूरा बराबर 0 आ जाएगा। 0 इंटू समथिंग, ये क्या है? फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होता है। अगर ये 0 है और ये कुछ है, इसका फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको ये वाली कंडीशन पढ़नी नहीं है, ये कंडीशन को भूल जाओ। जब ये 0 होगा भूल जाओ, हमें बस यहाँ पे ये पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ध्यान देना है। अगर ये 0 के बराबर है तो 0 इंटू ये 0 के बराबर आ जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ a + b + c = 0, a + b + c इक्वल टू आ जाए 0 के, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा? a³ + b³ + c³ a³ + b³ + c³। ये जो -3abc है ये उधर चले जाएगा, तो = 3abc आएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखें, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर दिखाता हूं। तो बच्चों यहाँ पे ना इसका एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन क्या है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। अब यहाँ पे ज्यादा समझदारी मत दिखा के एक्चुअली में क्यूब कैलकुलेट मत कर देना। यहाँ पे आपको इसका क्यूब ऐसे कैलकुलेट नहीं करना बैठ के 12 × 12 × 12 7 × 7 × 7 + 5 × 5 × 5 ऐसे नहीं करना इस क्वेश्चन को। बोल क्या रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब। तो यहाँ पे मेरे को फील आ रही है a³ + b³ + c³ वाली। अब मेरे को पूरा ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे a³ + b³ + c³ का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता ना, चेक करेंगे क्या मेरा a + b + c 0 के बराबर है? a + b + c क्या मेरा 0 के बराबर है? चेक करते हैं भाई, चेक करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसका मतलब -12 + 7 + 5 के 0 के बराबर आता है। -12 + 7 -5 के बराबर है और -5 + 5 0 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर पता है क्या होगा? If a + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ = what? 3 × a × b × c। 12 5 60 होता है, 63 180 होता है, माइनस साइन इंटू 7 और ये तेरा हो जाएगा 1260 -1260 आएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसमें कभी भी क्यूब मत निकाल लेना डायरेक्टली, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आंसर भले ही सही आ जाएगा लेकिन आपको मार्क्स कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसको आइडेंटिटी का यूज करिए, कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करके आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ना, x³ + y³ + z³ - 3xyz = हाफ x + y + z इंटू ये जो फलाना चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो जब भी वेरीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो इन पूरे को एक साथ लेके सॉल्व नहीं करते हम। या तो एलएचएस से स्टार्टिंग करो, एलएचएस को सॉल्व करते करते अगर मेरा आंसर आरएचएस के बराबर आ जाता है तो वेरीफाई हो गया, या फिर आरएचएस से स्टार्टिंग करो, आरएचएस को सॉल्व करते करते अगर मेरा एलएचएस के बराबर आंसर आ जाता है तो भी आपका वेरीफाई हो गया वहां पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं स्टार्ट करूंगा आरएचएस सॉल्व करना। आरएचएस क्या है भाई? मेरा आरएचएस मेरे को साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये बराबर है हाफ इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ये दे रखा है मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हाफ इंटू x + y + z का कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर x - y का होल स्क्वायर है प्लस y - z का होल स्क्वायर है और z - x का होल स्क्वायर है, इससे मैं पूरे तरह से मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये मेरा हो जाएगा a² + b² - 2ab - 2xy।
ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये हो जाएगा मेरा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। क्या कुछ कटेंगे क्या यहाँ पे? कुछ कटने वाले टर्म्स है यहाँ पे? तो कटने वाला टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे लेकिन जुड़ने वाले टर्म्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर और यहाँ पे भी एक z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब ऑलमोस्ट अपने फॉर्मूले के पास टर्म लिखा है, ये स्लैंटिंग में चला गया। हाँ वो तो कोई नहीं, वो तो इशू नहीं है। तो यहाँ पे ना बच्चों आपको आप ऑलमोस्ट अपने रियल फॉर्मूले के पास पहुंचने वाले, आपको फील आ रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके पास पहुंचने वाले हो आप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो जो हमारा रियल फॉर्मूला होता था उसमें हाफ नहीं होता था, उसमें हाफ नहीं होता था, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू ब्रैकेट में क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है हर जगह पे, उस 2 को कॉमन निकाल लो सब में से। जब उस 2 को आप कॉमन निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने इस 2 को कॉमन निकाला और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसके बराबर हमने सीखा हुआ है, ये इसके ही तो बराबर है। तो ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। ओके, प्रूव हो गया मेरा, ये हेंस प्रूव्ड है। मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा RHS LHS के बराबर ही है। आगे बात समझ इतनी? हैप्पी अक्षय तृतीया। सर मम्मी पापा भी इसके बारे में बात कर रहे थे, होता क्या है मेरे को एक्चुअली पता नहीं। पता ही नहीं क्या होता है ये? चल मैं बताता हूँ क्या होता है। देख आज से बहुत साल पहले ना अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे नाभिराज, और एक क्वीन हुआ करती थी मारू देवी। इनके टाइम पे पता है क्या होता था? इनका टाइम पे होता, हम बोलते थे भोग भूमि, मतलब कि घर पे बैठो आराम से, आप जो भी विश करोगे आपके हाथ में आ जाएगा। आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब तेरे को कपड़े चाहिए, प्रार्थना कर कपड़े आ जाएंगे। अच्छा। और प्रार्थना किससे करते हैं? कल्प वृक्षा। कल्प वृक्षा का मतलब होता है बैनियन ट्री, उसको कल्प वृक्षा बोलते हैं। तो आप बैनियन ट्री के पास जाके प्रार्थना करोगे तो आपके पास चीजें आ जाएंगी, तो आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इनके मृत्यु के बाद इनका राज्य संभालते हैं इनके बेटे ऋषभनाथ, या फिर उनको आदिनाथ भी बोलते हैं। और आदिनाथ के टाइम पे क्या होता है, समय का परिवर्तन हो रहा होता है, बारिश आना चालू हो जाती है। अच्छा। ये जो कल्प जो भोग भूमि है वो भोग भूमि कर्म भूमि में ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है। तो बारिश आता है ना, तो बारिश आने से क्या होता है कि नए नए सीड्स आने लगे, नए फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होने लगे उस जमीन पे, जिससे पहले की वहां पे कोई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं उगते थे, क्योंकि उनके विश करने से उनको खाना मिल जाता था। तो यहाँ पे अब उनको समझ नहीं आया क्या करना है, तो उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, अब ये लैंड ट्रांसफॉर्म हो रहा था भोग भूमि से कर्म भूमि। तो अब प्रार्थना करने से उनके पास कोई खाना नहीं आ रहा था, उनको मेहनत करना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था क्या करना चाहिए। तो ऋषभनाथ के पास इतना नॉलेज था, उन्होंने उनको स्क्रिप्ट सिखाया, स्क्रिप्टोलॉजी सिखाई। स्क्रिप्टोलॉजी का मतलब है लेटर्स के बारे में। उन्होंने न्यूमरोलॉजी सिखाई, नंबर्स के बारे में सिखाया। उन्होंने ये सिखाया कि आपको कर्म कैसे करना है। तो इसके बाद क्या होता है कि ऋषभनाथ के क्लोज रिलेटिव की मौत हो जाती है, और ये सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, ऋषभनाथ जी को फास्ट करना चाहिए। तो 6 महीने के लिए फास्ट करते हैं। तो 6 महीने के लिए जब फास्ट करते हैं तो ये हर जगह जाते हैं, मतलब अपना घर बार छोड़ के सब कुछ निकल जाते हैं 6 महीने के लिए, और ये अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं लोगों। लेकिन जब ये लोगों के पास जाते हैं, भिक्षा के लिए लोगों के पास जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता कि इन्हें देना क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने साइलेंट व्रत रखा होता है। जो साइलेंट फास्ट होता है ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, मौन व्रत जिसको बोलते हैं। तो ये मांग नहीं पाते थे और वो देते भी नहीं थे। तो 6 महीने तक उनको खाना नहीं मिला, और ये 6 महीने से 13 महीने तक लंबा होते गए। 13 महीने तक उन्हें खाना नहीं मिला, और एक दिन जब ये हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर में एक बंदा मिला जिन्होंने इनको सबसे पहली बार खाना खिलाया। उन्होंने क्या खिलाया था? पहली बार खाना खिलाया नहीं, कुछ पिलाया था, लिक्विड पिलाया था, इसको बोलते हैं इक्षु रसा। इक्षु रसा का मतलब होता है शुगर केन जूस। जिस दिन ये शुगर केन जूस पिलाया ना, उसी दिन को हम बोलते हैं श्रमणा कल्चर स्टार्ट हो गया। और वो दिन कौन सा था पता है? जब उस बंदे ने इनको वो पिलाया था, वो था वैशाख शुक्ल तृतीया, वो दिन, और इसी को हम बोलते हैं अक्षय तृतीया।